आज हम शुरू करने वाले हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बिना किसी देरी के हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और मेरी आज की क्लास और आज के बाद से मैं जितने भी क्लासेस डालूंगी वो आपको May 25 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। सो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, कुछ टैक्स पेयर के लिए ना गवर्नमेंट एक बेनिफिट लेकर के आई कि आप या तो नॉर्मल रूट अपना ले। नॉर्मल रूट से कहने का मेरा मतलब है कि आप के पास अगर कोई असेसमेंट ऑर्डर आता है तो आप CIT अपील एंड देन ITAT एंड देन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप DRC के पास चले जाएं। अब DRC के पास जाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट तो SSC को दिया, बट कुछ खुद के लिए भी सोचा। सबसे पहले गवर्नमेंट ने ये कहा, खुद के लिए जब सोचा तो ये कहा कि DRC का जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग ऑन द SSC होगा, उसके अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते हैं। सो दैट इससे बेनिफिट क्या हुआ गवर्नमेंट को कि जो नंबर ऑफ लिटिगेशंस हैं इनकम टैक्स में वो कम हो गए, तो ये एक बेनिफिट हुआ। और SSC को क्या बेनिफिट हुआ कि यहाँ पे DRC को कुछ पावर दी गई कि आप पेनल्टी को माफ़ कर सकते हैं। तो SSC एक होप में जाता है कि मेरी अगर लायबिलिटी इतनी बन रही है, टैक्स लायबिलिटी, या मेरी पेनल्टी इतनी आ रही है, तो मुझे कुछ कंसेशन मिल जाएगा। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन था, इसलिए ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बनाई गई। बट ये मैंडेटरी नहीं है, आप SSC को ऑप्शन देते हैं। उसके पास ऑप्शन होता है कि या तो वो नॉर्मल रूट अपना ले जब उसके पास ऑर्डर आता है तो, या फिर वो DRC के पास चला जाए। शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ी सी डिटेल जाएगी ये क्लास। वैसे ये एक टाइप की रिविजनरी क्लास है, बट क्लास देखने के बाद से आपको ऐसा नहीं लगने वाला है कि ये एक रिविजनरी क्लास थी। एक एक वर्ड नहीं बताऊंगी, बट आपको इतना समझा दूंगी कि आपको पूरी कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। तो देखिए होता क्या है, DRC की जब हम बात करते हैं तो लॉ हमारा बोलता है कि हम DRC के पास जा सकते हैं, बट SSC के पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। क्या चीज़ें होनी चाहिए? जो उसके पास असेसमेंट ऑर्डर आया हो वो एक स्पेसिफाइड ऑर्डर हो, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन, वो स्पेसिफाइड ऑर्डर जो है स्पेसिफाइड कंडीशन फुलफिल करता हो, दूसरा कंडीशन। अब इस दोनों का मतलब हम आगे चल के सीखने वाले हैं, सो घबराने की बात नहीं है। अभी तक हम सिर्फ यही जानेंगे कि जो भी ऑर्डर हो, हम सारे ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं DRC के पास। एक ऐसा ऑर्डर जो कि स्पेसिफाइड ऑर्डर है, और वो स्पेसिफाइड ऑर्डर अगर आपका स्पेसिफाइड कंडीशन फुलफिल करता है तो आप DRC के पास जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपका टॉपिक बोलता है कि सबसे पहले हम DRC का कॉन्स्टिट्यूशन समझ लेते हैं, और उसके बाद से हम देखेंगे कि स्पेसिफाइड ऑर्डर क्या होता है, स्पेसिफाइड कंडीशन कौन से फुलफिल करने पड़ते हैं, और जब हम एप्लीकेशन लेकर के जाते हैं तो वह एप्लीकेशन मूव कैसे होती है। तो शुरू करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात। DRC में 3 मेंबर होते हैं, जिसमें 2 मेंबर तो ऐसे होते हैं जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं। 3 में से 2 मेंबर ऐसे हो गए आपके पास जो IRS के रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, जिन्होंने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई पोस्ट होल्ड कर रखा हो, या उससे कोई हायर पोस्ट होल्ड कर रखा हो। मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का पोस्ट होल्ड किया हो, या इक्विवेलेंट कोई पोस्ट होल्ड किया हो, या उससे हायर, उससे लोअर वाले को हम DRC में जगह नहीं देते हैं। और ये पोस्ट आपने कब तक होल्ड किया है? 5 साल तक होल्ड किया है, तो आप एक एलिजिबल पर्सन बन जाते हैं DRC में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी में मेंबर बनने के लिए। और एक मेंबर जो बचा हुआ मेंबर है, 2 मेंबर की तो हमने बात कर ली, 3 मेंबर थे टोटल, 2 मेंबर तो ऐसे होने चाहिए इंडियन रेवेन्यू सर्विस वाले, और एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के बिलो रैंक का ऑफिसर ना हो। यहाँ पे आपको कमिश्नर की बात हो रही थी, और एक ऐसा मेंबर होना चाहिए जो कि प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर से बिलो रैंक का ऑफिसर ना हो। तो फिर आपका ये 2+1 मिला के आपको DRC का कॉन्स्टिट्यूशन 3 मेंबर का बन जाता है। जो मेंबर होते हैं वो अपॉइंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उनका जो टेन्योर होता है वो 3 साल तक का होता है। और डिसीजन जो होता है DRC का वो बाय मेजॉरिटी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब 3 मेंबर हैं, 2 मेंबर ने किसी पॉइंट पे येस कहा और 2 मेंबर ने कहा, और 1 मेंबर ने नो कहा। सो द अल्टीमेट डिसीजन विल बी येस, क्योंकि मेजॉरिटी पे डिसीजन डिसाइड होता है। और अगर 2 मेंबर ने नो कह दिया तो ऑब्वियसली दैट वुड बी नो। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। रूल 44D पढ़ते हैं। ये क्या बोलता है? मैंने आपको ऊपर एक चीज़ बताया था कि आप SSC हैं, आप DRC के पास जाना चाहते हैं, तो आपका स्पेसिफाइड ऑर्डर होना चाहिए जो कि स्पेसिफाइड कंडीशन फुलफिल करता हो। तो रूल 44DAD जो है ना, वो स्पेसिफाइड ऑर्डर की बात करता है। कौन से ऐसे ऑर्डर हैं जो कि आपके स्पेसिफाइड ऑर्डर हो सकते हैं? जिसमें आपका पहला पॉइंट है सेक्शन 144C का ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ? सेक्शन 144C में वैसे ऑर्डर आते हैं जो, मान लो आपका रिटर्न इनकम जो है वो आपका 50 लाख रुपए का है, प्लस इसमें एडिशन हुआ है 5 लाख रुपए, और ये एडिशन हुआ है ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर के बेसिस पे।
ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने कुछ ऑर्डर पास किया और इस ऑर्डर के बेसिस पे आपका 5 लाख रुपए का एडिशन हुआ है, तो फिर आप इस केस को लेकर के ये 55 लाख का जो असेसमेंट ऑर्डर आया होगा आपके पास, आप डीआरसी के पास जा सकते हैं। थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर देती हूँ, पढ़ देती हूँ। अ ड्राफ्ट ऑर्डर, एक ऐसा ड्राफ्ट ऑर्डर जो 144C में पास हुआ हो, इन हुज केस वेरिएशन, जो मैं एडिशन बोल रही हूँ दैट इज़ वेरिएशन, जो एडिशन हुआ है या जो वेरिएशन हुआ है वो दिस इज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज, टीपीओ ने पास किया है ऑर्डर ऑफ द टीपीओ, जो वेरिएशन हुआ है वो टीपीओ के ऑर्डर के बेसिस पे हुआ है, तो फिर आप उस ऑर्डर को लेकर के डीआरसी के पास जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट आपका बोलता है, सेकेंड पॉइंट बहुत ईजी है। देखो, जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं, अगर मैं नॉर्मल रिटर्न की बात करूं तो वो रिटर्न आपका प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर के द्वारा। वो सॉफ्टवेयर के द्वारा जो रिटर्न इनकम आपका प्रोसेस होता है वो होता है 143(1) में। सेम गोज़ विथ टीडीएस रिटर्न, जब आप फाइल करते हैं ये भी थ्रू सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता है, एंड सेम गोज़ विथ टीसीएस रिटर्न। नॉर्मल रिटर्न जो है वो हमारा 143(1) में प्रोसेस होता है, टीडीएस वाला जो है वो हमारा 200A1 में प्रोसेस होता है, और टीसीएस वाला 206CB में प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद से सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है कि एडिशन या डिडक्शन जो भी होना होता है वो कैलकुलेट करके आपके पास एक ऑर्डर बन के आता है। तो अगर आपके पास इन सेक्शन के बेसिस पे कोई असेसमेंट ऑर्डर आया है तो आप उस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट कहाँ पे जा सकते हैं, डीआरसी के पास जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपका बोलता है, ध्यान देना ये मैं ये पढ़ रही हूँ कि वो कौन कौन से ऑर्डर होते हैं जिनको लेकर के आप डीआरसी के पास जा सकते हैं, मतलब कि स्पेसिफाइड ऑर्डर कौन कौन से होते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका असेसमेंट ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें वेरिएशन जो हुआ है वो एज ए कंसिक्वेंसेस ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाई टीपीओ हुआ है, तो आप उसको लेकर के डीआरसी के पास जा सकते हैं। या फिर एक ऐसा ऑर्डर जहाँ पे आपके पास इंटीमेशन असेसमेंट ऑर्डर इसलिए आया है क्योंकि आपने रिटर्न फाइल किया और रिटर्न जो है बाय सॉफ्टवेयर 143(1) में प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद से आपके पास एक असेसमेंट ऑर्डर आ गया। तो फिर टीडीएस, टीसीएस और नॉर्मल रिटर्न तीनों के प्रोसेस होने के बाद से जो इंटीमेशन आता है उसको लेकर के भी आप डीआरसी के पास जा सकते हैं। या फिर किसी टाइप का असेसमेंट है, रीअसेसमेंट है। जब मैं किसी टाइप का असेसमेंट की बात करती हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे सोचते हैं ये किसी टाइप के असेसमेंट की क्या बात हो रही है कि 143(3) स्क्रूटनी को लेकर के आप जा सकते हैं। अगर आपके पास एक स्क्रूटनी ऑर्डर है तो उसको आप लेकर के डीआरसी के पास जा सकते हैं, या फिर आप 147 रीअसेसमेंट को लेकर के जा सकते हैं, या फिर आप 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को लेकर के डीआरसी के पास जा सकते हैं। तो किसी टाइप का असेसमेंट और रीअसेसमेंट ऑर्डर भी एलिजिबल होता है डीआरसी के पास जाने के लिए, ये भी एक स्पेसिफाइड ऑर्डर होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है, जब भी कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक होती है अंडर सेक्शन 154 में और उसके बेसिस पे आपका अगर एडिशन हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, तो आप उसको लेकर के भी डीआरसी के पास जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 201 और 206CA deeming a person as an assessee in default for failure to deduct, collect tax at source or remit the same as requirement under the act after deduction/collection। देखो यहाँ पे लॉ आपको क्या बोलता है कि मान लो आपने टैक्स डिडक्ट कर दिया बट आपने डिपॉजिट नहीं किया, या फिर आपने कलेक्ट कर लिया बट आपने डिपॉजिट नहीं किया, तो आप एसएससी इन डिफ़ॉल्ट बन जाते हैं। तो जब आप एसएससी इन डिफ़ॉल्ट बन गए हैं सेक्शन 201 में, मतलब ये टीडीएस का सेक्शन है, या फिर आप एसएससी इन डिफ़ॉल्ट बन गए हैं इस सेक्शन में, मतलब कि ये टीसीएस का सेक्शन है। तो जहाँ पे भी आपने लॉ को कंप्लाई नहीं किया है और उसकी वजह से आप एसएससी इन डिफ़ॉल्ट बन गए हैं और आपके ऊपर एक असेसमेंट ऑर्डर आ गया है जिसमें आपको टैक्स लायबिलिटी एराइज हो गई है, फ़ी, पेनल्टी एक्सेट्रास, तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी डीआरसी के पास जा सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है, द वेरिएशन इन द स्पेसिफाइड ऑर्डर रिलेटिंग टू डिफॉल्ट इन डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स वुड रेफर टू द अमाउंट ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड और कलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट। अच्छा, अब देखो इसका रेफरेंस ना आपको बाद में समझ में आएगा, चलो यहीं पे बता देती हूँ। आगे आपको एक पॉइंट आएगा जो आपको ये बोलेगा कि जब आप डीआरसी के पास जा रहे हो ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो वेरिएशन हो वो वेरिएशन अमाउंट शुड बी लेस देन 10 लाख रुपीज़। ठीक है, तो जब मैं वेरिएशन अमाउंट शुड बी लेस देन 10 लाख रुपीज़ बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? अब टीडीएस टीसीएस की बात यहाँ पे की गई है, तो टीडीएस टीसीएस में यहाँ पे बोलता क्या है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पे देखो 10 लाख, अच्छा चलो 100 लाख मान लेती हूँ।
और 100 लाख रुपीज़ कोई एक सम है, दिस सम इज़ 100 लाख रुपीज़, इस पे हमारा TDS डिडक्ट होना था @10%, मतलब कि 10 लाख रुपए TDS डिडक्ट होना था। ठीक, 10 लाख रुपए TDS डिडक्ट होना था और डिडक्ट नहीं हुआ तो आप क्या बन गए, SSC इन डिफ़ॉल्ट बन गए। अब आप ये सोच रहे हैं कि मेरा जो डिफ़ॉल्ट अमाउंट है वो 10 लाख रुपए है, चलो कोई बात नहीं, मैं DRC के पास चला जाता हूँ। सेम गोज़ विथ TCS, बट नो, यू कांट गो टू DRC। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सम है, जो वेरिएशन अमाउंट है, वो डिफ़ॉल्ट अमाउंट नहीं है, वो सम अमाउंट है। मतलब किस अमाउंट पे आपने TDS नहीं डिडक्ट किया, मतलब आपके लिए यहाँ पे जो सम है वो 100 लाख रुपीज़ है। तो आप जो है 10 लाख वाली लिमिट को कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो इस केस में, इसलिए आप DRC के पास नहीं जा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, दिस लाइन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अब। एंड ऊपर वाली कंडीशन को फुलफिल करने के अलावा 2 चीज़ें और बोली गई हैं। उन 2 चीज़ों में क्या है, जो मैंने आपको बताया कि जो वेरिएशन हो, जो प्रपोज्ड वेरिएशन, जो असेसमेंट ऑर्डर बन के आया है उसमें जो प्रपोज्ड वेरिएशन है दैट शुड नॉट एक्सीड 10 लाख रुपीज़, पहला। और दूसरा बोलते हैं कि द रिटर्न हैज़ बिन फर्निश्ड बाय द SSC फॉर असेसमेंट ईयर, मतलब जिस फॉर दैट पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर जिसके लिए आपके पास असेसमेंट ऑर्डर आया है, उसमें जो आपका रिटर्न इनकम है दैट रिटर्न इनकम डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख। सेकेंड पॉइंट। थर्ड आपको बोलता है कि एक और कंडीशन है, ऊपर वाले कंडीशन को फुलफिल करने के साथ साथ आपको ये 2 कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। तीसरा, आपको एक ये एडिशनल और कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा कि आपके पास जो असेसमेंट ऑर्डर आया है, मैंने आपको कहा कि आप किसी भी असेसमेंट या रीअसेसमेंट के अगेंस्ट आप DRC के पास जा सकते हो, बट मैंने आपको ये नहीं कहा था कि आप किसी सर्च सीजर में भी, अगर सर्च और सीजर का असेसमेंट ऑर्डर आपके पास है तो आप DRC के पास नहीं जा सकते हैं। अगर आपके ऊपर सर्वे हुआ है तो आप DRC के पास नहीं जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपका यही बोलता है कि अगर सर्च इनिशिएट हुआ है 132 में या फिर रिक्वेजिशन मेड अंडर सेक्शन 132A, तो फिर आप DRC के पास नहीं जा सकते हैं। या फिर सर्वे हुआ है 133A में, तो भी आप DRC के पास नहीं जा सकते हैं। या तीसरा पॉइंट बोलता है इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर एन एग्रीमेंट रेफर टू इन सेक्शन 90 और 90A। देखो इसको मैं समझा देती हूँ ये क्या बोलता है। लॉ में ना जब आप DTAA पढ़ रहे होंगे तो आपको एक कंसेप्ट पता चलेगा। वो कंसेप्ट क्या होता है कि हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास एक पावर होती है। सपोज करो कोई SSC है, उस SSC के पास की बहुत बड़ी टैक्स लायबिलिटी आ रही है, ठीक है, और ये बहुत बड़ी वाली टैक्स लायबिलिटी जो है इंडिया में जितने भी उसके पास एसेट हैं उससे रिकवर नहीं हो रही है, या फिर रेवेन्यू अथॉरिटी को कुछ SSC ने क्या किया है कि इनकम तो यहाँ पे कमा लिया है बट उसका टैक्स रेस्पेक्टिव टैक्स नहीं डिपॉजिट किया है, और वो सारा इनकम बाय एनी मीन्स उसने फॉरेन में किसी भी जगह पे, स्विट्जरलैंड में इन्वेस्ट किया हुआ है या कहीं पे भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो 2 कंट्रीज़ के बीच DTAA बनती है, जिसमें ये भी लिखा जाता है कि जब भी नीड हो तब हमारे यहाँ की इनकम टैक्स अथॉरिटी या रेवेन्यू अथॉरिटी आपके यहाँ की इनकम टैक्स अथॉरिटी या रेवेन्यू अथॉरिटी को कंसल्ट करेगी और किसी भी SSC से कोई भी चीज़ पूछ सकती है कि इस SSC से रिलेटेड आपके यहाँ पे, आपकी कंट्री में क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, उसके कितने एसेट हैं, उसके कितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो अगर आपके ऊपर जो असेसमेंट ऑर्डर आया है वो असेसमेंट ऑर्डर इस बेसिस पे है कि एक रेवेन्यू अथॉरिटी ने आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया बाहर की, फॉरेन की रेवेन्यू अथॉरिटी से, और ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद से आपके ऊपर असेसमेंट आया है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है सेक्शन 90 और 90A में, और इसके बाद अगर आपके ऊपर कोई असेसमेंट ऑर्डर आ रहा है, इंफॉर्मेशन रिसीट, तो फिर आप DRC के पास इस केस में नहीं जा सकते हैं। आई होप कि आपको स्पेसिफाइड ऑर्डर हमारा जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। स्पेसिफाइड ऑर्डर मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया, और एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। मैंने आपको 2 चीज़ बोला था कि आप एक SSC हैं तो आपको 2 चीज़ें फुलफ़िल करनी पड़ेंगी DRC के पास जाने के लिए। एक तो आपका ऑर्डर स्पेसिफाइड ऑर्डर हो, और दूसरा कि आपका जो, मान लो आपने ये सारी चीज़ें आपके केस में फुलफ़िल हो रही हैं, ठीक है, तो आपका ऑर्डर क्या बन गया, स्पेसिफाइड ऑर्डर बन गया। बट आपका स्पेसिफाइड ऑर्डर जो है वो स्पेसिफाइड कंडीशन भी फुलफ़िल करता हो। मतलब क्या है इसका मतलब कि आपका वो ऑर्डर कुछ कंडीशन फुलफ़िल करता हो। अब वो देखते हैं कि हम वो कौन कौन से स्पेसिफाइड कंडीशन हैं जो कि SSC को फुलफ़िल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट बोलता है कि वो एक ऐसा पर्सन, या बोलूँ तो SSC नहीं होना चाहिए जिसके अगेंस्ट कोई डिटेंशन ऑर्डर पास हुआ हो
कौन से एक्ट में? कन्वर्जन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974। इस एक्ट में कोई डिटेंशन ऑर्डर नहीं पास हुआ हो तो फिर अगर पास हो गया हो तो फिर आप स्पेसिफाइड कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं और आप नहीं जा सकते हैं। बट अगर नहीं, कोई भी डिटेंशन ऑर्डर नहीं पास हुआ हो तो फिर ठीक है, आप जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन, बट दिस इज़ नॉट अ सिंगल कंडीशन और द ओनली कंडीशन, आपको और भी कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन जो है वो आपका ये बोलता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ होम, एक ऐसा एसएससी जिसके रिस्पेक्ट में प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस, कोई भी प्रोसिक्यूशन ना हुआ हो, किस किस एक्ट में? नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, या फिर बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, या फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इन सारे एक्ट में आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूशन और ऑर्डर जो है नहीं पास हुआ हो तो आपको सिंगल कंडीशन नहीं फुलफिल करनी है, ना ही आपके ऑर्डर, आपके अगेंस्ट कोई डिटेंशन ऑर्डर पास हुआ हो इस ऊपर वाले एक्ट में। देखो क्यूमुलेटिव में ये कंडीशन फुलफिल करनी है कि ना ही आपके ऊपर कोई डिटेंशन ऑर्डर पास हुआ हो स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट में, ना ही आपके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन ऑर्डर पास हुआ हो किस किस एक्ट में? नारकोटिक ड्रग्स एक्ट में, बेनामी ट्रांजैक्शन, करप्शन एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इन एक्ट में आपके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन ऑर्डर भी नहीं पास हुआ हो। प्लस दिस इज अ प्लस कंडीशन, इसके साथ साथ प्लस इन रिस्पेक्ट ऑफ होम प्रोसिक्यूशन हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी। प्लस आप एक ऐसी एसएससी हैं जिसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग फाइनलाइज होने की तो बात ही छोड़ो, कहता है कि इनिशिएट भी नहीं हुई हो, आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हुई है तो भी आप स्पेसिफाइड कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं और आप डीआरसी के पास जा सकते हैं। मतलब कि ये भी कंडीशन फुलफिल किया आपने, प्लस ये भी, और इसके प्लस में ये भी, और एक और ऑर्डर प्लस हु इज़ नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3 ऑफ स्पेशल कोर्ट। आप स्पेशल कोर्ट ने आपको अंडर सेक्शन 3 स्पेसिफाई नहीं किया हो, मतलब अगर आप ये 4 कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो आप स्पेसिफाइड कंडीशन फुलफिल करते हैं और अब आप डीआरसी के पास जा सकते हैं। ही शुड फुलफिल सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, या अगर आगे चल के कोई और कंडीशन प्रिस्क्राइब हो जाती है तो आपको उन कंडीशन को भी फुलफिल करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक बात होती है, मैंने आपको ऊपर 4 कंडीशन गिनवाए कि आपको ये 4 कंडीशन फुलफिल करना है। इन 4 कंडीशन के अलावा कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन भी हैं, 2 स्पेसिफाइड कंडीशन हैं, वो भी आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। पहला ये बोलता है आपको यहाँ पे कि जो ऊपर कंडीशन फुलफिल लिखे हुए हैं, जो ऊपर कंडीशन लिखे हुए हैं वो तो आप फुलफिल कर रहे हैं, साथ में आप एक ऐसे एसएससी हैं जिसके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग अंडर ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट हैव नॉट बीन इनिशिएटेड फॉर द असेसमेंट ईयर। मतलब कि आप ऊपर के कंडीशन फुलफिल करते हैं, साथ में आप एक ऐसी एसएससी हैं जिनके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हुई हो। कौन से एक्ट में? ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट में कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हुई हो। मान लो कि यहाँ पे मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, 2015-16 इसकी बात करते हैं। यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर ईयर के लिए, ये पर्टिकुलर ईयर का मेरे पास असेसमेंट ऑर्डर आया है और मैं चाहती हूँ कि मैं डीआरसी के पास चली जाऊँ। ठीक है, एक सिंपल सा कंडीशन सोचना, मैं सोच रही हूँ क्या कि मैं डीआरसी के पास चली जाऊँ, और ये जो एक्ट है ब्लैक मनी इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015, इस एक्ट में मेरे पास 16-17 में प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई है। ठीक, तो क्या मैं डीआरसी के पास जा सकती हूँ? अभी तो अभी मैंने आपको बताया ना कि इस एक्ट में आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होनी चाहिए, बट इस केस में यहाँ पे द आंसर वुड बी यस। व्हाई माय आंसर वुड बी यस? क्योंकि लॉ ये कंप्लीटली पूरी तरीके से स्पेसिफाई करता है कि जिस पर्टिकुलर ईयर की हम बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ईयर में कोई भी ब्लैक मनी इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट में आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हुई हो, उसके आगे पीछे हो, उसकी बात नहीं करता, वो आपको एक बैरियर नहीं बनेगा डीआरसी के पास जाने के लिए। बस इस पर्टिकुलर ईयर के लिए आपके पास ब्लैक मनी इम्पोजिशन एक्ट में कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हुई हो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब बोलता है, देखो आप एक स्पेसिफाइड पर्सन हैं जिनके पास एक स्पेसिफाइड ऑर्डर है और आप स्पेसिफाइड कंडीशन फुलफिल करते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप डीआरसी के पास जा सकते हैं। स्पेसिफाइड ऑर्डर मैंने आपको ऊपर बता दिया, स्पेसिफाइड कंडीशन भी मैंने आपको बता दिया। अभी जो मैं बता रही थी वो स्पेसिफाइड कंडीशन थी। अब स्पेसिफाइड पर्सन के लिए बोला गया है
हु फुलफिल्स द स्पेसिफाइड कंडीशन, मतलब जो कि स्पेसिफाइड कंडीशन फुलफिल करता हो, ये जो एसएससी ये स्पेसिफाइड कंडीशन फुलफिल करता है वही आपका जो है स्पेसिफाइड पर्सन बन गया। और अच्छा, इसको और शॉर्टकट में बताती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। देखो मेरी बात को सुनो, अगर आपके पास स्पेसिफाइड ऑर्डर है और आप स्पेसिफाइड कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप एक एलिजिबल एसएससी बन जाते हैं डीआरसी के पास जाने के लिए। सिंपल सी बात याद रखो। अभी तक हमने ये पढ़ा कि डीआरसी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, कैसे डीआरसी बनती है। इतना समझने के बाद हमने ये समझा कि डीआरसी का जब कॉन्स्टिट्यूशन हो गया तो हम कैसे समझेंगे कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। मैं एलिजिबिलिटी के लिए स्पेसिफाइड ऑर्डर हमें देखना होगा प्लस स्पेसिफाइड कंडीशन देखना होगा। अब सपोज करो कि ये दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। अब हम एप्लीकेशन लेके जाना चाहते हैं डीआरसी के पास, तो लॉ आपको आगे बोलता है कि कभी भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऑर्डर आया है 4 महीने पहले से और मैं आज जो है ऑर्डर के अगेंस्ट एप्लीकेशन मूव कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है। आपको टाइम लिमिट है कि आप कब तक उस पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट मूव कर सकते हैं एप्लीकेशन डीआरसी के पास। तो पहला केस बोलता है, अच्छा इसको छोड़ो, यहाँ पे देखो, विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ स्पेसिफाइड ऑर्डर। जिस टाइम पे आपके पास ऑर्डर आया उसके 1 महीने के अंदर आपको अपना एप्लीकेशन या तो नॉर्मल वे में मूव कर देना होता है, या फिर आप सोचिए कि आपको क्या करना है। जब आपको डीआरसी के पास जाना है, आपको ऑर्डर रिसीव होने के बाद 1 महीने तक का टाइम मिलता है और आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं वेदर यू वांट टू मूव एन एप्लीकेशन टू डीआरसी और नॉट। तो 1 महीने का टाइम होता है। इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको बाद में बताऊंगी आगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब देखो, अब ये जो कंसेप्ट है, ये जो डीआरसी वाला कंसेप्ट है, अब आप इसमें आगे अब फ्लो कर रहे हैं। आपने पहले बेसिक चीज़ें समझ ली, अब आपके पास आया नेक्स्ट, आपको लॉ ने बताया कि आपके पास टाइम लिमिट क्या है जब आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। आपने टाइम लिमिट समझ लिया। अब आपने टाइम लिमिट समझ लिया तो अब डीआरसी के पास ऑप्शन है ना, मान लो डीआरसी के पास आया एप्लीकेशन, ज़रूरी तो नहीं कि वो हर एक एप्लीकेशन को एडमिट कर ले, ये भी तो हो सकता है कि वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है और एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकती है। तो अब आपका जो टॉपिक है वो कुछ इसी हिसाब से मूव करने वाला है। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय डीआरसी। जब भी डीआरसी एप्लीकेशन रिसीव करेगी तो वो एप्लीकेशन को स्क्रीन करेगी। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन मतलब एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन, एक लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो अब देखो, अब होता क्या है, डीआरसी जो है एग्जामिन करेगी एप्लीकेशन को विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफाइड कंडीशन, देखेगी कि आपने स्पेसिफाइड कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। और एग्जामिनेशन के बाद अगर डीआरसी को लगता है कि रिजेक्ट कर देना चाहिए, आप कुछ कंडीशन को वायोलेट कर रहे हैं, तो रिजेक्ट भी कर सकती है। और अगर उसे लगता है कि आपने कुछ भी वायलेट नहीं किया, एकदम सही है, तो वो आपको एक्सेप्ट भी कर सकती है आपके एप्लीकेशन को। अब मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें बताई, या तो वो रिजेक्ट कर दे डीआरसी या फिर वो एक्सेप्ट कर दे। लेकिन जब वो रिजेक्ट करेगी तो उसके ऊपर कुछ मोरल ऑब्लिगेशंस आते हैं। क्या मोरल ऑब्लिगेशंस आते हैं? एक्सेप्ट कर लिया तब तो कोई बात नहीं, फिर तो नॉर्मल जैसे प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है, जैसे मतलब एक असेसमेंट ऑर्डर पास होता है उस तरीके से आपको हियरिंग में जाना पड़ेगा एंड ऑल, जो भी नॉर्मल चीज़ें होती हैं। बट अगर रिजेक्ट करती है तो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि प्रोविज़न ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जिस एसएससी का एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट किया है उसको आप एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। आप बताएंगे कि देखो जी, हम आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर रहे हैं और हम इस बेसिस पे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं। Provide him an opportunity of being heard through video, telephony और video conferencing facility to the extent technologically feasible। जहाँ तक technologically feasible है वहाँ पे हम opportunity of being heard देंगे। थर्ड पॉइंट है furnishing response to show cause notice within the specified date। The SSC has to furnish a response to the show cause notice above within the specified date and time or such extended time as may be allowed on the basis of application made in this behalf to the DRC। आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आया, आपको इसके रिस्पांस में कुछ भी बोलना है तो आप रिस्पांस जो है अपना दे सकते हैं। और इसके लिए कोई स्पेसिफाइड टाइम लिमिट नहीं है। जो भी डीआरसी आपको जितने दिन में बोलेगी कि 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में आप रिस्पांस सबमिट करिए अपना, आपको उतने दिन में अपना रिस्पांस सबमिट करना है। और सब कुछ करने के बाद से अगर आपको स्टिल
डीआरसी को लगता है कि नहीं यार ये एप्लीकेशन में कुछ वायलेशन हुई है या फिर एलिजिबल नहीं है ये पर्टिकुलर एसएससी, तो वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। रिजेक्शन का पार्ट हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब हम आगे पता है क्या पढ़ेंगे कि मैंने आपको दो कंडीशन बताया ना कि या तो एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिला, डीआरसी जो है सेटिस्फाइड नहीं हुई और उसके बाद से अल्टीमेटली एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो गया। अब आगे एक्सेप्टेंस का पार्ट आएगा, बट उसके पहले कुछ एक दो छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ। द एसएससी में फाइल एन अपील टू कमिश्नर अपील। अब मान लो एसएससी है, वो डीआरसी के पास गया, डीआरसी ने अपना पूरा देखा, स्क्रीन किया, उसके बाद से यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। तो ऐसा थोड़ी होगा कि अब एसएससी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, नहीं। अब एसएससी के पास ऑप्शन बचेगा कि वो जो उसका नॉर्मल रूट है कि वो सीआईटी अपील के पास जाएगी, देन इट विल मूव टू आईटीएटी एंड देन टू हाई कोर्ट एंड देन टू सुप्रीम कोर्ट। तो वो अपना नॉर्मल रूट अब अपनाएगी, ठीक है। एसएससी जो है फाइल कर सकती है एप्लीकेशन किसको, कमिश्नर अपील को। एंड यहाँ पे जितना भी टाइम पीरियड कंज्यूम हुआ, मान लो 1 महीने 2 महीने, जितना भी टाइम पीरियड कंज्यूम हुआ, वो जब हम यहाँ पे टाइम लिमिट कैलकुलेट कर रहे होंगे कि सीआईटी अपील के पास जाने की क्या टाइम लिमिट है, क्या वो एक्सपायर हो गई है या नहीं, तो इस पूरे टाइम को हम एक्सक्लूड कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, आपने बहुत बार सुना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका बोलता है कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन ऑफ डीआरसी टू एसएससी। द डिसीजन ऑफ डीआरसी दैट द एप्लीकेशन फॉर dispute resolution should be allowed to proceed with or rejected has to be communicated to the SSC on his registered email address। मतलब चाहे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, डीआरसी के लिए बोला है, या फिर आप रिजेक्ट कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आपको एसएससी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेट कैसे करेंगे, एसएससी का जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उस पर आप ईमेल करके कम्युनिकेट करेंगे। सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ विड्रॉल ऑफ अपील / एप्लीकेशन बिफोर डीआरपी। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट आपका क्या बोलता है, लॉ बोलता है आपको कि सपोज़ करो कि आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गया, तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने अपना फ़ायदा देखा और गवर्नमेंट ने कुछ फ़ायदा एसएससी को दिया। तो गवर्नमेंट ने अपना फ़ायदा क्या देखा था, गवर्नमेंट ने अपना फ़ायदा यही देखा था कि यार लिटिगेशन को ना, ये छोटे छोटे एसएससी हैं जिनका 50 लाख से कम का रिटर्न इनकम है और जिन पे वेरिएशन जो है 10 लाख रुपए की है, तो गवर्नमेंट अपना फ़ायदा ये देखेगी, गवर्नमेंट ने अपना फ़ायदा ये देखा कि जो हमारे नंबर ऑफ लिटिगेशंस हैं वो कम हो जाएंगे, तो कोर्ट के पास टाइम बचेगा जो हैवी केसेस हैं, जो हैवी अमाउंट के केसेस हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए। तो अब डीआरसी जब एक्सेप्ट कर लेगी तो वो ये मेक श्योर करेगी कि एसएससी ने अगर कहीं पर एप्लीकेशन मूव कर दिया है सीआईटी अपील के पास गलती से, तो वो उस एप्लीकेशन को विदड्रॉ कर ले, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ थी जो मैं आपको टाइम लिमिट बता रही थी ना, तो इस टाइम लिमिट में यहाँ पे यही कमिश्नर अपील वाला जो पॉइंट था वो यही था कि अगर उसने कमिश्नर अपील को एप्लीकेशन मूव कर दिया है तो डीआरसी अब उसको क्या बोलेगा कि भाई आप एप्लीकेशन जो है विड्रॉ करो। तो विड्रॉ करने का जो टाइम लिमिट है वो खुद आपको डीआरसी बताती है कि 5 दिन में 7 दिन में आप एप्लीकेशन जो है विड्रॉ करके हमको दिखाइए। तो ये पॉइंट आपका क्या बोलता है, जैसे मैं आपको कंसेप्ट बता रही थी, ये पॉइंट उसी से रिलेटेड है कि अब जो गवर्नमेंट, जो रेवेन्यू अथॉरिटी का मेन पर्पस है कि आपका एप्लीकेशन विड्रॉ हो जाना चाहिए, नंबर ऑफ केसेस में रिड्यूस हो जाए, उसको तो रेवेन्यू अथॉरिटी मेक श्योर करेगी ना। तो वो ये मेक श्योर करने के लिए डीआरसी खुद ये मेक श्योर करती है कि अगर आपने फाइल किया है सीआईटी अपील के पास एप्लीकेशन, तो आप उस एप्लीकेशन के विड्रॉल का, ऐसा नहीं बोलती कि सिर्फ आप विड्रॉ कर लीजिए, विड्रॉ करके उसका एविडेंस क्या करिए, सबमिट करिए। मेरे पास, मैं डीआरसी हूँ तो मेरे पास आप एविडेंस सबमिट करिए विदिन 30 डेज, 30 दिन का टाइम दी है, फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एप्लीकेशन इज एडमिटेड। जिस दिन हमने आपको बताया कि आपका एप्लीकेशन एडमिट कर दिया है, उसके बाद से आपको 30 दिन का टाइम मिलता है। उस 30 दिन में आप एविडेंस सबमिट करिए मुझे कि आपने अगर सीआईटी अपील के पास एप्लीकेशन मूव किया था तो आपने उस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना कि दो ही सिचुएशंस हो सकते हैं, या तो रिजेक्ट हो जाए या एक्सेप्ट हो जाए। तो रिजेक्शन में तो बात गई, ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है वहीं पे। बट जब एक्सेप्ट होता है तो एक्सेप्ट का कुछ पार्ट तो हमने ऊपर पढ़ा कि एक्सेप्ट होगा तो कैसे एविडेंस सबमिट करना पड़ेगा एंड ऑल। बट मान लो फाइनली एक्सेप्ट हो गया, एविडेंस भी सबमिट हो गया, तो अब एप्लीकेशन मूव कैसे होगा, डीआरसी उसके असेसमेंट ऑर्डर फाइनलाइजेशन की पोजीशन पे कैसे पहुंचेगा। एक्सेप्ट कर लिया डीआरसी ने, ठीक। अब डीआरसी जो है वो रिकॉर्ड मंगाएगी फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। जैसे एक असेसमेंट
होता है, बिल्कुल वैसे ही ये भी असेसमेंट होगा। अगर आप एओ के पास जाते हैं तो जो असेसमेंट होता है, एओ आपसे मांगता है कि आप इसके अगेंस्ट कुछ प्रूफ सबमिट कीजिए, उसके अगेंस्ट कुछ प्रूफ सबमिट कीजिए, तो आपको यहाँ पे भी डीआरसी के पास ये पावर है कि वो किसी भी रिकॉर्ड को फर्दर एग्जामिन करने के लिए आपसे मांग सकती है, या फिर एसएससी से तो मांग ही सकती है, एओ से भी मांग सकती है। DRC may call for record from income tax authority and further examine as it may deem fit with respect to the issue covered in the application। क्योंकि जब एओ आपके ऊपर असेसमेंट ऑर्डर इशू करता है तो वो कुछ किसी बेसिस पे, कुछ एविडेंस के बेसिस पे इशू करता है, तो वो आपसे भी मांग सकती है और एओ से भी मांग सकती है। सीकिंग रिपोर्ट फ्रॉम असेसिंग ऑफिसर, ये पॉइंट आपका ये बोलता है कि मान लो कि एओ ने जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया वो एक वैल्यूएशन रिपोर्ट के बेसिस पे पास किया, तो जब डीआरसी के पास ये सेम एप्लीकेशन गया तो डीआरसी जो है एओ से बोल सकता है कि आप रिपोर्ट हमें सबमिट कीजिए, जिस रिपोर्ट पे किसी भी टाइप का रिपोर्ट हो सकता है, या तो वो एओ के लिए बेसिस हो कि इस बेसिस पे मैंने इस वैल्यूएशन ऑर्डर के बेसिस पे मैंने ये असेसमेंट ऑर्डर बनाया, तो वो रिपोर्ट हम मांग सकते हैं, या फिर डीआरसी खुद भी कह सकता है कि इस पर्टिकुलर एसेट का आप मुझे वैल्यूएशन करा करके दीजिए। एओ से बोल सकता है कि देखो एओ, आप मुझे इस पर्टिकुलर एसेट का वैल्यूएशन करा करके दो, तो एग्जिस्टिंग रिपोर्ट भी मांग सकता है या कोई नया रिपोर्ट भी मांग सकता है। कॉलिंग फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, किसी से भी वो कुछ अलग कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मांग सकता है। सबमिशन ऑफ रिस्पॉन्स विद इन स्पेसिफाइड टाइम, और एसएससी को ये कहा गया है कि जितना भी, मान लीजिए आपके पास डीआरसी ने कहा कि आप मुझे ये चीज़ सबमिट कीजिए, तो जब भी डीआरसी इस टाइप के कोई इन्फॉर्मेशन या रिकॉर्ड मांगती है तो आपको टाइम देती है कि 30 दिन, 15 दिन, हफ्ते दिन में आप सबमिट कीजिए, तो आपको जो है वो रिस्पॉन्स उतने दिन में सबमिट कर देना है। डिसीजन ऑफ डीआरसी, और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फाइनलाइज होगा आपका डिसीजन, या तो आपका जो है वेरिएशन जो है फाइनलाइज हो जाएगा, या फिर आपका प्रपोज्ड वेरिएशन कुछ रिड्यूस हो जाएगा। अभी मैंने रिड्यूस की बात की है, अभी देखो होता क्या है। टू मेक मॉडिफिकेशन टू द वेरिएशन इन द स्पेसिफाइड ऑर्डर विच आर नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एसएससी and decided for waiver of penalty and immunity from prosecution in accordance with the provision of Rule 44 DSC and pass an order of resolution accordingly। इन सारी चीज़ों को ना मैं एक समराइज वे में बता देती हूँ, इतना कंफ्यूज होना ही नहीं है। देखो, ये एक असेसमेंट ऑर्डर है, ठीक है। इस असेसमेंट ऑर्डर में हमारे पास जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बन करके आ रही थी, वो 15 लाख रुपए की आ रही थी, ठीक है। ये एक असेसमेंट ऑर्डर है। ओरिजिनली हो सकता है कि टैक्स 10 लाख रुपए ही जमा हुआ हो, या फिर 8 लाख रुपए, कुछ भी हो सकता है। मैं असेसमेंट ऑर्डर की बात कर रही हूँ जो एओ ने बनाया होगा। इस असेसमेंट ऑर्डर पे हमारा जो टैक्स बन रहा था वो 15 लाख रुपए बन रहा था। अब जब ये एसएससी मूव किया एप्लीकेशन डीआरसी के पास, तो डीआरसी जो है इस एप्लीकेशन को देखेगा, समझेगा, उसके पास ये पावर है कि इस 15 लाख रुपए के, ये तो मैंने टैक्स लायबिलिटी आपको बता दिया कि ये टैक्स लायबिलिटी बन के आ रही थी, साथ में कुछ फाइन भी होगा, साथ में कुछ पेनल्टी भी होगा। 15 लाख रुपए की टैक्स लायबिलिटी, 2 लाख रुपए का फाइन, और पेनल्टी जो है वो 5 लाख रुपए का, प्रोसिक्यूशन जो है वो 6 महीने का। तो जो लॉ बेनिफिट देता है डीआरसी को, वो लॉ यही बोलता है कि आप इन चीज़ों को एनालाइज करिए। एनालाइज करने के बाद से आपको अगर लगे सूटेबल, अगर आपको लगे तो आप पेनल्टी को, देखो यहाँ पे वेवर ऑफ पेनल्टी, आप पेनल्टी को वेव कर सकते हैं, और ये जो प्रोसिक्यूशन है उसके लिए आप इम्यूनिटी ग्रांट कर सकते हैं, मतलब माफ़ कर सकते हैं। अगर सिंपल बोलूँ तो 2 बेनिफिट आप दे सकते हैं। क्या कि आप फाइन के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, जो टैक्स लायबिलिटी है आपको उसको एसएससी को पूरा पेमेंट करना ही पड़ेगा, उसमें आप कुछ नहीं कम कर सकते हैं। बट अगर कोई पेनल्टी है तो आप उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं या माफ़ कर सकते हैं, और अगर कोई प्रोसिक्यूशन है तो आप उसको इम्यूनिटी ग्रांट कर सकते हैं। बट डीआरसी के पास ये ऑर्डर नहीं होता है कि वो जो भी टैक्स लायबिलिटी है उसको जो है कम कर दे, वो कम नहीं कर सकती है। तो आई होप ये पूरा मैंने आपको समझा दिया, एक लाइन पढ़ती फिर समझाती, उससे अच्छा है मैंने एक सिनेरियो बना करके समझा दिया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। सर्विंग कॉपी ऑफ ऑर्डर टू एओ एंड एसएससी, अब आपका ये फाइनलाइज हो गया। चलो इसी सिचुएशन को मान लेते हैं कि 15 लाख रुपए टैक्स लायबिलिटी थी, फाइन 2 लाख रुपए का हो गया, और पेनल्टी 5 लाख और 6 महीने का प्रोसिक्यूशन आ रहा था। इस दोनों को
ये तो वेव हो गया पूरा का पूरा, इससे भी इम्यूनिटी ग्रांट हो गया, मतलब टोटल 17 लाख रुपए एसएससी को पे करना है। तो जो ऑर्डर की कॉपी होगी वो एओ को भी सर्व होगा और एसएससी को भी सर्व होगा। जो फाइनलाइज ऑर्डर होगा वो कॉपी एओ को भी सर्व होगा और एसएससी को। नो अपील और रेफरेंस विल लाई अगेंस्ट मॉडिफाइड ऑर्डर, और ये जो मॉडिफाइड ऑर्डर बन के आ गया इसके अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं किया जाएगा। सर्विंग कॉपी ऑफ मॉडिफाइड ऑर्डर टू एसएससी, द एओ हैज़ टू सर्व ए कॉपी ऑफ मॉडिफाइड ऑर्डर अलॉन्ग विद नोटिस ऑफ डिमांड अपॉन द एसएससी स्पेसिफाइंग ए डेट फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ डिमांड। नो अपील और रिविजन वुड लाइट अगेंस्ट द मॉडिफाइड ऑर्डर। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताया था कि ये 15 लाख रुपए असेसमेंट ऑर्डर का टैक्स लाइबिलिटी था और 2 लाख रुपए फाइन थी। अब एक सिनेरियो ये भी तो हो सकता है कि जब हम डीआरसी के पास गए तो कुछ चीज़ें और पकड़ में आई और अब जो मेरा टैक्स लाइबिलिटी है वो बढ़ के 20 लाख रुपए हो गया, फ़ाइन जो है वो मेरा बढ़ के 3 लाख रुपए हो गया, पेनल्टी जो है वो मेरा बढ़ के 8 लाख रुपए हो गया, और प्रोसिक्यूशन मैं मान लेती हूँ कि 6 महीने का है। तो ये दोनों तो हमारा माफ़ हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 20 और 3 ये 23 लाख रुपए जो है एसएससी को पे करने पड़ेंगे। अब ऑर्डर जो भी ऑर्डर होता है डीआरसी का वो सर्व किया जाता है एओ को भी और एसएससी को भी, लेकिन जो एक असेसमेंट फाइनलाइज असेसमेंट ऑर्डर होता है वो ड्यूटी होती है एओ को। तो पहले जो उसने असेसमेंट ऑर्डर बनाया था वो 15 लाख रुपए वाला बनाया था। अब एओ को बोला जाएगा कि एओ आप एक दूसरा असेसमेंट ऑर्डर ड्राफ्ट करिए और उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में ये 20 लाख रुपए दिखाइए, ये 3 लाख रुपए दिखाइए। मतलब आपके पास एक कंप्लीट ऑर्डर आएगा जिसमें पूरी कैलकुलेशन हुई रहेगी कि क्या एडिशन हुआ, क्या डिलीशन हुआ, जहाँ पे अब आपकी टैक्स लाइबिलिटी 20 लाख और प्लस 3 लाख फाइन ऐसे करके दिया जाएगा। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि सर्विंग कॉपी ऑफ मॉडिफाइड ऑर्डर। अब वो 15 लाख रुपए वाला ऑर्डर तो पुराना हो गया, अब आपका ऑर्डर मॉडिफाई हो गया, तो आपको जो है एओ को बोला जाएगा कि एओ ये जो मॉडिफाइड ऑर्डर है, ये मॉडिफाइड ऑर्डर अब एओ जो है सर्व करेगा किसको, एसएससी को। EO हैज़ टू सर्व कॉपी ऑफ मॉडिफाइड ऑर्डर अलॉन्ग विथ नोटिस ऑफ डिमांड, जिसमें नोटिस ऑफ डिमांड होगा। ये भी मेंशन किया जाएगा कि आपको 1 महीने 30 दिन या 25 दिन का टाइम दिया जाता है, आप इतने दिनों में अपने जो टैक्स लाइबिलिटी या फाइन है उसको पेमेंट कर दीजिए। एसएससी टू फर्निश प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ डिमांड, और जब एसएससी पेमेंट कर देता है लाइबिलिटी की और फाइन की, तब उसको जा करके इम्यूनिटी ग्रांट होती है प्रोसिक्यूशन से या पेनल्टी से, उसको वेव किया जाता है। पहले ही नहीं वेव किया जाता, एक्चुअली कंडीशंस होते हैं कि मान लो ये वाले कंडीशन अगर मैं बोल दूँ कि यही वाले कंडीशन है, तो ऐसा नहीं कि पहले ये माफ़ कर दिया जाएगा और बाद में ये चीज़ें होंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले ये चीज़ें होती हैं, पहले बोला जाता है कि हम माफ़ कर रहे हैं आप कहिए, लेकिन पहले आप टैक्स जमा कीजिए, फाइन जमा कीजिए, और तब जब आप ये दोनों कर देते हैं तब आपका पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन जो है हम माफ़ कर देंगे। तो ग्रांट ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड वेवर ऑफ पेनल्टी ये कब होता है, ऑन रिसीट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिमांड। जो आपका 23 लाख रुपए का डिमांड निकला था उसको जब आप पेमेंट कर देंगे और उसका प्रूफ जमा कर देंगे तब ये होगा। टर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग, कब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग जो है टर्मिनेट हो जाएगी। इसमें पहला कंडीशन है, अगर एसएससी फेल्स टू कोऑपरेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग। अगर एसएससी जो है वो कोऑपरेट नहीं करता, मतलब एसएससी ने डीआरसी वाला रूट तो चूज़ कर लिया बट एसएससी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, जब उसको बोला जा रहा है कि आप ये रिपोर्ट सबमिट कीजिए या फिर आप ये रिकॉर्ड लेकर के आइए या फिर आप अपना एसेट वाले जीएल की कॉपी मुझे दीजिए, तो वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, या फिर फेल्स टू रिस्पॉन्ड और सबमिट एनी इन्फॉर्मेशन, या फिर वो कोई इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं कर पाता है, और द कमिटी इज सेटिस्फाइड दैट एसएससी हैज कंसील्ड एनी पर्टिकुलर मटेरियल। और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऐसा पता चलता है कि एसएससी ने, मतलब जो 15 लाख रुपए का, सपोज करो एक एग्जांपल लेती हूँ कि 15 लाख रुपए का असेसमेंट ऑर्डर था, बाद में पता चला कि एसएससी ने एक बहुत बड़ा अपना इनकम जो है एओ को भी नहीं बताया। जब डीआरसी के पास जाया जाता है ना, तो डीआरसी आपको बोलती है कि देखो अब हो गया ख़त्म, अब आज तक आपने जितना इनकम डिस्क्लोज नहीं किया है आप चुपचाप से बता दो और हम आपका प्रोसिक्यूशन माफ़ कर देंगे, पेनल्टी माफ़ कर देंगे, आप उस पर टैक्स लाइबिलिटी अपनी सबमिट कर देना। बट पता चला कि रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद भी एसएससी जो है इधर उधर घुमा रहा है और छिपा रहा है और बता नहीं रहा है, तो उस केस में भी टर्मिनेट हो जाएगी
डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, द एसएससी फेल्स टू पे द डिमांड एज रिक्वायर्ड इन नोटिस ऑफ डिमांड, या फिर जो उसके ऊपर 23 लाख रुपए का डिमांड निकला था वो भी उसने पे नहीं किया तो टर्मिनेट माना जाएगा। और अगर डीआरसी प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो गई, द डीआरसी हैज़ टू इंटीमेट द इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो डीआरसी को क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, एओ को बता देना पड़ेगा कि भाई देखो उसने तो कोऑपरेट नहीं किया, मैंने अपनी कमेटी को टर्मिनेट कर दिया है, तुम अपना नॉर्मल रूट अपना लो और इसके अगेंस्ट अपील फाइल कर दो। पावर टू रिड्यूस और वेव पेनल्टी इम्पोजिबल अंडर द एक्ट और ग्रांट ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डीआरसी के पास पावर होता है, क्या पावर होता है कि वो वेव कर सकता है क्या आपकी पेनल्टी, या फिर इम्यूनिटी ग्रांट करता है किससे, प्रोसिक्यूशन से। और आगे आपका पॉइंट बोलता है कि क्या कंडीशन होंगे ग्रांट ऑफ वेवर का, या फिर वेवर ऑफ पेनल्टी का, या फिर इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन का। तो 2 कंडीशन होते हैं कि आपने टैक्स जो ड्यू है, टैक्स लायबिलिटी, उसको टाइम पे सबमिट कर दिया है और आपने डीआरसी के साथ पूरा कोऑपरेट किया है। रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, यहाँ पे ये बोलता है कि जब भी डीआरसी किसी भी पेनल्टी को वेव करेगा या इम्यूनिटी ग्रांट करेगा किसी प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट, तो वो लिखेगा कि किस बेसिस पे ये चीज़ें हुई हैं। ये इसलिए लॉ में इनकॉर्पोरेट किया गया है ताकि ब्राइब न ले सके ऑफिसर, कि उसे लिखना पड़ेगा कि आपने क्यों वेव किया पेनल्टी को, या फिर प्रोसिक्यूशन को आपने क्यों इम्यूनिटी ग्रांट की। नो इम्यूनिटी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग आर इनिशिएटेड बिफोर एप्लीकेशन, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर इनिशिएट की बात हो रही है कि अगर इनकम टैक्स एक्ट में अगर कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट ही हो गई है तो भी आप डीआरसी के पास नहीं जा सकते हैं, कोई इम्यूनिटी ग्रांट नहीं होगी। विड्रॉल ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी जो है विड्रॉ हो जाती है अगर पर्सन फेल्स टू कंप्लाई एनी ऑफ द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द इम्यूनिटी वॉज ग्रांटेड। मान लो प्रोसिक्यूशन से हमें इम्यूनिटी मिली बट उसके लिए कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ा। क्या? पहला ये कि आप टैक्स लायबिलिटी जमा कीजिए, दूसरा ये कि आप फाइन सबमिट कीजिए। बट आपने टैक्स लायबिलिटी जमा कर दिया और फाइन नहीं सबमिट किया तो भी हम इम्यूनिटी को ग्रांट नहीं करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। टाइम लिमिट फॉर पासिंग एन ऑर्डर बाय एओ, मैंने एक चीज़ बताया था कि जो भी ऑर्डर होता है, जो ओरिजिनल ऑर्डर होता है, पहले एओ ऑर्डर बनाता है और उसके बाद से जब हम डीआरसी के पास जाते हैं तो वो सपोज़ ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने 15 लाख का एग्जांपल दिया था, अब ये 15 लाख जो है ये 23 लाख रुपए हो गया, तो ये ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा। तो एओ के पास ये एओ का ये काम होता है कि ऑर्डर को चेंज करे, एक पूरा न्यू कंप्यूटेशन तैयार करे। इसके लिए एओ को, असेसिंग ऑफिसर को 1 मंथ का टाइम दिया जाता है कि जिस दिन आपको डीआरसी ने कम्युनिकेट किया कि देखिए एसएससी का जो टैक्स लायबिलिटी है वो बढ़ गया है या कम हो गया है, उसके बाद से आपको 1 मंथ का टाइम पीरियड है, आप एक न्यू ऑर्डर बनाएंगे और वो नया ऑर्डर एसएससी को लेकर के कम्युनिकेट करेंगे इधर थ्रू मेल और थ्रू पोस्ट। और या सो द पॉइंट हियर इज़ कि 1 मंथ का टाइम होता है और विद इन 1 मंथ असेसिंग ऑफिसर को एसएससी को एक मॉडिफाइड ऑर्डर पास करके दे देना है 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच ऑर्डर इज रिसीव्ड। हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी जो है ये हमारा एंड हो जाता है यहाँ पे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कंसेप्ट क्लैरिटी मिल गई होगी। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, मैं जाते जाते आपको एक बात बता दूँ, इस बार मैं जितने भी टॉपिक्स की वीडियो डालूंगी, जैसे आज मैंने डीआरसी का वीडियो डाला, अब मैं इसके रिस्पेक्टिव ICAI के क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करूंगी, बिकॉज आई फील लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस क्वेश्चन आंसर। मैं आपको ना एग्जाम क्रैक करने का एक रूल बताती हूँ। आपको याद है जब आप 10th का बोर्ड का एग्जाम देते थे तो आप सपोर्टिंग्स बुक्स पढ़ते थे, जैसे कि RS अग्रवाल पढ़ते थे, बट हर एक टीचर आपको ये बोलता हुआ दिखेगा कि देखो जो NCERT के बुक में जो क्वेश्चन है ना उसको लगा लेना, उसको अच्छे से कर लेना, उस कंसेप्ट को समझ लेना। और वही बेस होता था, जो साइड बुक्स होते थे उसका जो बेस होता था वो NCERT का बुक होता था। सेम वेज आप किसी भी टीचर से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ICAI ने जो भी क्वेश्चन दिया है अपने बुक में उसको आप डिस्कस करें, उसको आप सॉल्व करें। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने इस बार यही सोचा है कि जिस टॉपिक को भी पढ़ाऊँ उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको भी डिस्कस करूँ। नेक्स्ट क्लास में 2 हो, 3 हो या 30 हो, हम सारे क्वेश्चन आंसर्स DRC के डिस्कस करेंगे। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।